हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SCR का वीडियो लेकर आ चुका हूं। क्या होता है SCR? दैट इज शॉर्टकट रिवीजन। जी हां दोस्तों, एक बेहतरीन लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूं जिसमें आपको हम रिवाइज कराएंगे आज एक बेहतरीन सब्जेक्ट का, बहुत दिनों के बाद हमारे चैनल पे, जिसका नाम है दोस्तों 11th स्टैंडर्ड के लिए बायोलॉजी का सब्जेक्ट। जी हां दोस्तों, बायोलॉजी बहुत पहले से हमने बहुत सारी चीजें बना के रखी, बहुत सारे चैप्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में। बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट भी अलग से है, 11th बायोलॉजी, बस सर्च कर लेना, आपको वीडियोस हमारे मिल जाएंगे। 11th फिजिक्स, 11th केमिस्ट्री के भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे। और आज 11th बायोलॉजी का एक और बेहतरीन चैप्टर का कुछ रिवीजन हम कराने के लिए आपको लेकर आ गए हैं, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 14, ह्यूमन न्यूट्रिशन। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे कि हमें एक चीज पता है दोस्तों, हम कुछ भी खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। मतलब इन शॉर्ट, हमें किस चीज की जरूरत होती है? अगर हम कोई भी ऐसा चीज खाएं जिससे हमें एनर्जी मिले, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। और जो चीज हम खा रहे हैं वो चीज को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिएंट्स। यानी कि हम जब न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं, अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? या तो प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट्स हो सकता है, मिनरल्स, विटामिन, दीज आर ऑल एज अ कॉल्ड एज अ nutrients. There are some macronutrients बोलते हैं. These are like carbohydrate, protein and fat. These are the macronutrients which we required in a large quantity. मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को ज्यादा अमाउंट में खाना होता है। जैसे चावल, दाल हम लोग खाते हैं ना, तो ये क्या मैक्रोज है हमारे लिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब विटामिन, मिनरल्स हो गए, ठीक है ना, ये सब हमारे लिए थोड़े से कम मिलेंगे तो भी हमारा शरीर काम चला लेता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दो चीज होते हैं। लेकिन न्यूट्रिएंट्स की तो बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी आपने 10th स्टैंडर्ड के लेवल तक पढ़ा होगा। आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो डिसाइड करता है, वो करता है दोस्तों हमारा बॉडी। अब बॉडी के अंदर ऐसा क्या पार्ट है? तो आप देखोगे दोस्तों कि हम जब भी न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, यानी खाना का बात करते हैं, तो खाना हम खाते हैं। मैं क्या करूंगा? खाने को अपने मुंह में डालूंगा, चबाऊंगा, उसके बाद निगलूंगा, स्वैलो करूंगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके डाइजेशन हो जाएगा। तो क्या आप चीज जानते हो दोस्तों कि हमारा पूरा एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्यूब प्रेजेंट है, और वो ट्यूब को कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? उस ट्यूब को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। तो एक्चुअल में हम जो चीज की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक आज हम लोग इस SCR वीडियो में कवर करेंगे, एक ही टॉपिक पढ़ना, लेकिन ये बहुत बड़ा और इजीएस्ट टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कि हम कैसे खाना खाते हैं, क्या क्या इसमें ऑर्गन्स आ जाते हैं, और कैसे ये डाइजेशन करता है, और कैसे ये वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज भी करता है। तो ह्यूमन, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला जो ऑर्गन आता है दोस्तों, वो होता है माउथ। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो मेन हिस्सा होता है दोस्तों, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल, और एक होता है दोस्तों हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होता है? पहला जो मेन हिस्सा है वो होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा जो मैं पढ़ाने जा रहा था वो है हमारा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, जो कि है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स इज आल्सो कंसीडर्ड एज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो शुरुआत होता है माउथ से, यानी अपने मुंह से। ये जो माउथ है, ये ओपनिंग शुरू हो रहा है, एक पाइप है ना, ये देखो, ये पाइप है, तो ये माउथ से शुरू हो रहा है। कहां तक गया? यहां से फिर लेके आप देखोगे तो पूरा एनस तक गया है, जहां से आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है ना? हम लोग जाते हैं ना सुबह सुबह वॉशरूम, ठीक है? तो माउथ से लेके एनस तक, माउथ से लेके एनस तक एक कंप्लीट पाइपलाइन स्ट्रक्चर है। एक ऐसा पाइपलाइन है जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है। उस टाइप को हम लोग क्या बोलेंगे? इन शॉर्ट बायोलॉजिकल लैंग्वेज में उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। अब ये क्या होता है? एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसका साइज लगभग होता है 8 से 10 मीटर। ठीक है ना? इसका साइज कितना होता है? 8 से लेके 10 मीटर। इमेजिन करो दोस्तों, लगभग मैं क्या बोल रहा हूं, 8 से 10 मीटर इसका साइज होता है। थोड़ा सोचो दोस्तों कि हमारा शरीर जो है ना, यही कुछ कुल मिलाओगे तो 2-2.5 मीटर का है। अगर मेरा हाइट लगभग 5.5 फीट है, लगभग 5 फुट 6-7 इंच है, 5 फुट 6-7 इंच है मेरा। ठीक है? अब मेरा हाइट मीटर्स में कन्वर्ट करूंगा तो 2-2.5 मीटर होगा मेरा हाइट। लेकिन आप सोचो 8 से 10 मीटर मेरे शरीर के अंदर ऑलरेडी पाइप है। अब वो पाइप कहां है? तो माउथ से शुरू हो रहा है,
फिर पेट में जाके फोल्ड हुआ है, और उसके बाद जाके इंटेस्टाइन में तो ऐसा ऐसा फोल्ड हुआ है कि पूरा वहां पे अरेंज है। आपने देखा है स्ट्रक्चर डायग्राम, तो देखा ही होगा, जाके देख लेना, बुक्स में भी मिल जाएंगे या फिर आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा डायग्राम्स। तो वो जो पाइपलाइन है वो इस प्रकार से कॉम्पैक्ट करके जिगजैग करके अरेंज किया गया है नेचर के द्वारा। हमें भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया है, जो भी बात बोल लो, लेकिन इस प्रकार अरेंज किया कि 8 से 10 मीटर लंबा पाइप एलिमेंट्री कैनाल हमारे बॉडी में सिचुएटेड है। अब शुरुआत करते हैं एक एक करके ऑर्गन्स की। तो सबसे पहले शुरुआत कहां से होता है? माउथ से होता है। तो माउथ में हमारे, आप जानते हो माउथ में क्या होता है, देयर आर 2 लिप्स प्रेजेंट, जो कि एक ओपनिंग क्रिएट करता है। माउथ लिप्स हमारा क्या करता है? एक ओपनिंग क्रिएट करता है। बाजू में 2 चिक्स है और उसके सराउंडिंग में टीथ प्रेजेंट है। और आपको बता दो यहां पे यानी चिक्स के एंडिंग में अंदर की तरफ से क्या एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड के मतलब क्या होता है पता है? ये ग्लैंड का मतलब है कि हमारा जो थूक निकलता है, जो सलाइवा बोलते हैं ना, थूक, जो थूक होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स बनाता है। और वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी हम लोग खाने को मुंह में डालते हैं तो जब वो सलाइवा निकलता है तो वो फूड के साथ मिक्स होकर उसको गीला करके मॉइस्ट बना देता है, तभी उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से निगल पाते हैं। अगर सलाइवा नहीं रहेगा तो हम फूड को चबाएंगे तो जरूर, लेकिन वो कभी सॉफ्ट नहीं बनेगा, वो कड़क का कड़क ही रहेगा। तो सॉफ्ट बनाता है तभी जाके हम लोग उसको निगल पाते हैं इजीली, और पेट में जाके वो इजीली डाइजेस्ट भी हो पाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे माउथ की बात करें तो माउथ क्या है? एक तरीके से माउथ के अंदर क्या होता है? बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी यानी जबड़ा, हमारा जॉ बोलते हैं ना, तो बक्कल कैविटी प्रेजेंट होता है और उसके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट है? टीथ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? टीथ। तो मैं टीथ की बात करूंगा यहां पे। तो जनरली हमारा जो टीथ होता है कितना होते हैं? नॉर्मली एक ह्यूमन बींग्स में, एक एडल्ट ह्यूमन बींग्स में 32 दांत होते हैं। और एक कहावत थी पहले के जमाने में, 32 दांत जिसके रहते हैं वो जो बोलता है वो सच हो जाता है, ऐसा बोलते थे लोग। अरे इसके तो 32 दांत है, 32 ही है, 32 ये तेरी 32 ही मत दिखा, ऐसा बोलते थे लोग मजाक मजाक में पहले के जमाने में। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और उनके एल्डर्स जब भी मैं गाँव वगैरह में जाता हूँ तो बातें करते, तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है बात करने में, क्योंकि एल्डर्स से हम लोग बात करते हैं तो पुराने जमाने के बारे में भी पता चल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग नए जनरेशन के हैं तो चीजें अपडेटेड रहना चाहिए। तो टीथ के हिसाब से बात करें तो जनरली हमारे जो दांत होते हैं ना वो 4 टाइप के होते हैं। हमारे जो दांत है 32 के 32 टीथ मेरे भी आ गए हैं, लेकिन लास्ट वाला जो है वो आधा ही निकला हुआ है। ठीक है ना, वो विजडम टीथ बोलते हैं नॉर्मली, अक्कल दांत। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं? टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं। वो कौन कौन से टाइप के टीथ है यहां पे मैं आपको बता देता हूं। तो नॉर्मली एक होता है आपका इंसीजर, ठीक है, दूसरा होता है कैनाइन, एक होता है प्रीमोलार और दूसरा होता है मोलार। तो इंसीजर की मैं बात करूं, ये जो सामने के जो दांत दिखते हैं, ये तो दिख रहे हैं, मेरे दिख रहे हैं क्या? थोड़े दांत मेरे अच्छे नहीं है, टेढ़े मेढ़े। ठीक है ना, तो दांत जो है सामने वाले इसको बोलते हैं इंसीजर। उसके बाद ये जो धारदार दांत है ना, ये जो धारदार हो शेर जैसा दांत होता है ना, एक ये दांत हो गया, एक ये दांत हो गया। हाँ ठीक है, दांत दिख रहा है, मैं आपको खुद मेरा दिखा रहा हूँ, डेमो दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये दांत को कैनाइन्स बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद होता है उसके पीछे वाले दांत प्रीमोलार्स होते हैं, और लास्ट में जो दांत जो है मोलार्स होते हैं। तो इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलार एंड मोलार, नाम याद रख लेना, आपको बुक्स में नाम मिल जाएंगे, लेकिन इसका शॉर्टकट याद रख लेना, इंसीजर, सी फॉर कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार, याद रखना। और आपको एक चीज बता दो दोस्तों कि ये कुल मिला के 32 होते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ 16 हो जाएंगे, वैसे ही नीचे की तरफ भी 16 हो जाएंगे, तो कुल मिला के 32 हो गए। और एक चीज बता दूं, ये टीथ ना एक डेंटल फॉर्मूले से अरेंज होते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछता है, राइट डाउन द डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला मतलब दांतों का एक फॉर्मूला होता है कि कैसे अरेंज होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, इंसीजर सामने 2 नीचे 2, यानी कि एक तरीके से 2x2। ठीक है ना, ये आप देखो, इधर से 2 ये वाला और इधर से 2 ये वाला, तो मतलब 2x2 में प्रेजेंट रहते हैं। यानी कि आई जो होता है, ये फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं, ये फॉर्मूला एज इट इज याद रख लेना। पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं मेरे को, आई, ठीक है ना, आई यहां पे हो गया 2x2। उसके बाद होता है आपका कैनाइन, ठीक है, 1/1। उसके बाद होता है दोस्तों प्रीमोलार, कितना होता है? ये भी होता है 2/2। एंड लास्ट में आप देखोगे तो मोलार जो होता है वो होता है 3/3। और इसका एक्चुअल में काउंट करेंगे तो ये होता है 2 1 2 3। तो 2, 1, 2, 3 डिवाइड बाय 2, 1, 2, 3। इसको याद कर लो, क्योंकि इसी को बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। अभी इसको बोलते कैसे, समझते कैसे, ये समझ लो। ये 2 + 2 4, 5 6 7 8, प्रीमोलार कितने? 2 है ना, प्रीमोलार 2 है, मैंने गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 2 2 है। ठीक है ना, 2/2। तो ये 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये कितने हो गए? 16 दांत ऊपर वाले, वैसे सेम नीचे रहेंगे। ठीक है, तो 2 2 और 2 इंसीजर, मतलब 2 हमारे इस तरफ, 2 देखो, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। मेरा एक ये वाला अंदर की तरफ चला गया, इसके लिए आपको दिख रहा नहीं होगा। ठीक है ना, मेरे दांत थोड़े टेढ़े, बचपन में थोड़ा सा टेढ़ा उग गया था। होता है अक्सर, सबके दांत स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े बहुत किसी ना किसी के टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, देखो मैं ऐसा टीचर हूँ, खुद का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ, नहीं तो बाकी होते अरे नहीं मेरा दांत तो अच्छा नहीं है, मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन मैं तो आपको सामने दिखा रहा हूँ, कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। तो मतलब हाफ पोर्शन में, ऊपर के हाफ पोर्शन में 2/2, मतलब 2 इस तरफ 2 इस तरफ, फिर 1 कैनाइन, एक इधर, एक कैनाइन इधर है, दूसरा कैनाइन इधर है, मतलब एक साइड एक इस साइड। ठीक है, फिर प्रीमोलार 2 इस तरफ होंगे 2 इस तरफ होंगे, ऊपर की बात कर रहा हूं। फिर मोलार 3 इस तरफ होंगे 3 इस तरफ होंगे, एंड सेम उसी पैटर्न में नीचे वाले दांत। तो कुल मिला के ये 16 हो गए और नीचे 16 हो गए 32 दांत।
तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। ये चीज ध्यान में रखना, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब बात करें टीथ के बाद हमारे बक्कल कैविटी में और एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं टंग। तो ये भी टंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप जानते होंगे, ठीक है। ये टीथ की बात हो रही थी यहां पे, ठीक है। उसके बाद यहां पे बात हो रही है टंग की। तो टंग बहुत जरूरी ऑर्गन है, क्योंकि अगर टंग नहीं होगा तो हम अपने फूड को इधर से उधर नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग टंग के से हेल्प से क्या करते हैं, खाते हैं, ऐसा करके चबाते हैं उसको, तो टीथ हमारा चबाने में हेल्प करता है, यू नो दैट। उसके बाद टंग क्या करता है, उसको सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करता है। तो टंग एक्चुअली क्या होता है, इट इज ए फ्लैशी ऑर्गन, मसल से बना हुआ, सिर्फ मसल है, हड्डी नहीं होती टंग के अंदर। मस्कुलर ऑर्गन है, फ्लैश बना हुआ ऑर्गन है, जो कि जनरली ट्रायंगुलर, देखो ट्रायंगुलर इन शेप रहता है, ट्रायंगुलर इन शेप रहता है, ठीक है ना। और वहां पे भी जो अपर सरफेस होता है ना, उसमें प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, आप देखते हैं ये क्या है, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ताकि कुछ चीजें को वो होल्ड कर सके, पकड़ सके। किसी किसी जानवर का तो इतना प्रोजेक्शंस होते हैं, वो किसी को ऐसा जीभ लगा दे तो वो चिपक जाए उसके ऊपर, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। जैसे शेर वगैरह के जो होते हैं, टाइगर्स वगैरह के प्रोजेक्शंस बहुत होते हैं। तो ये टंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, टंग के बाद क्या आ जाता है, हमारा माउथ खत्म हो गया। अब माउथ जैसे खत्म होगा, हमने खाने को स्वैलो कर लिया, तो उसके बाद स्टार्ट होता है फेरिंग्स। उसके बाद अगला जो ऑर्गन आता है दोस्तों, वो फेरिंग्स आ जाता है। फेरिंग्स मतलब क्या होता है, इट इज ए ऑर्गन, ये एक पैसेज है जो कि ओपन होता है। फेरिंग्स के बाद जो हिस्सा आता है वो दो आ जाता है, दैट इज एक इसोफिगस आ जाता है और एक ट्रेकिया में चले जाता है, यानी लैरिंग्स की तरफ चले जाता है। तो हम यहां पे बात कर रहे हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके एक रास्ता खोलता है वो। फेरिंग्स क्या करता है, एक रास्ता खोलता है, एक रास्ता खोलता है वो स्टमक के लिए, ठीक है, इसोफेगस के थ्रू, यानी जो फूड पाइप होता है उसके थ्रू। और दूसरा रास्ता वो खोलता है ट्रेकिया के थ्रू, यानी कि वो जो लैरिंग्स के थ्रू खोलता है, ताकि हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो वहां से चले जाए। तो मुंह से ऑक्सीजन भी लेते हैं, ऑक्सीजन लिया तो वो कहां गया, पेट में नहीं गया। वो आपको ऐसा फील हो रहा होगा, मुंह से ऑक्सीजन लो तो आपको पेट में ऐसा लगता है कि पेट में गया, लेकिन वो पेट में नहीं गया, आपका ऑक्सीजन तो लंग्स में ही जाएगा ना बाबा, पेट में थोड़ी ऑक्सीजन जाता है। तो ये चीज फोकस करो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, हम लोग यही सोचते हैं मुंह से ऑक्सीजन लिया तो पेट में जाता है, पेट फूल जाता है। तो पेट फूलता नहीं है, वो हमारा लंग्स का कैपेसिटी फुल हो गया, भर गया, इसके लिए हमको लगता है पेट भर गया। कनेक्टेड है ना आजू बाजू ऑर्गन है, इसके लिए ऐसा फील होता है। चाहे नाक से ऑक्सीजन लो, इससे ऑक्सीजन लो, दोनों ही कहां जाते हैं, आपके लंग्स में जाते हैं, क्योंकि ओपनिंग सेम है फेरिंग्स का, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर जाते हैं। तो फेरिंग्स की अगर मैं वही बात कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे क्या होता है ना, फेरिंग्स जहां से दो रास्ता खोलता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये फेरिंग्स का रास्ता है, एक रास्ता यहां खोल रहा है, एक रास्ता यहां खोल रहा है, ठीक है ना। अब ये जो रास्ता होता है ना, यहां पे क्या होता है ना, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एपिग्लोटिस, याद रखना। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस बोलते हैं। एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना हुआ, मतलब जैसे लीड होता है ना, जैसे कोई ढक्कन लगाते हैं, वैसे एक ढक्कन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या करता है, समझ लो आप कोई खाना खा रहे हो, आप खाना खा रहे हो तो खाना कहां जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए। तो फूड पाइप जो होता है आपका, ये क्या होता है ना, ये आपका जो सामने दिख रहा है, ये आपका विंड पाइप है, यानी ये आपका ट्रेकिया है, उसके पीछे प्रेजेंट होता है फूड पाइप, यानी इसोफेगस, जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहां पे अगर खाना आ रहा है तो उसको पता है खाना है, तो ये क्या करेगा, खाना जो है ना, एपिग्लोटिस अपना होल को ओपन करेगा और सीधा ये फूड वाले पाइप में चले जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ऑक्सीजन अगर ले रहा होता है तो ये इस साइड से ओपन करके यहां पे चले जाएगा। तो कभी भी जो एपिग्लोटिस है उसका काम ये होता है कि कभी भी वो खाना जो होता है ना, उसके पार्टिकल्स को वो ट्रेकिया में जाने नहीं देता, दूसरे विंड वाले पाइप में जाने नहीं देता है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हम इंसान की डेथ भी हो सकती है और बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कफिंग आती है। कभी कभी आपने देखा है खाना खाने के टाइम, कभी पानी पीने के टाइम अचानक से जोर जोर से खांसी आने लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, गलती से आपका फूड पार्टिकल्स जो आपने खाया हुआ है, या फिर आपका जो पानी है जो पी रहे हो, वो गलत पाइप में घुसने लगता है, तभी वो उसको रोक देता है। लेकिन वो करने के टाइम क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा खांसी आने लगती है और वो खांसी के रूप में वो उसको बाहर निकाल देता है, रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होने लगता है, उसको बोलते हैं हम लोग उल्टा। जो सिलिएटरी मूवमेंट होता है ना आपकी बॉडी में, जो आपके इसोफेगस के अंदर सिलिएटरी मूवमेंट होता है, जो चीजों को नीचे लेके जाता है, वो उल्टा चलने लगता है और कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाता है इस केस में। तो हम लोग और डिटेल में पढ़ोगे जब आप आगे जाओगे, 12th स्टैंडर्ड में जाओगे, और ज्यादा डिटेल में ये सब चीज पढ़ना रहेगा, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखो, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पे ध्यान दो, एपिग्लोटिस का काम आपको समझ में आ गया, किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो कि आपका फूड को स्वैलो करने में हेल्प करता है, ताकि वो प्रॉपर फूड पाइप में जाए, किसमें ना जाए, विंड पाइप में ना जाए, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फेरिंग्स का काम हो गया, फेरिंग्स के बाद खाना जो होगा वो कहां जाएगा, इसोफेगस में जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस आपको बता दूं, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आगे मेरा, ये आपका विंड पाइप है, यहां से आपको ऑक्सीजन जा रहा है। मैं जो ऑक्सीजन ले रहा हूं ना, ये यहां से जा रहा है, इसीलिए ऐसा गर्दन दबाते हैं तो ऐसा ये हो जाता है, ऐसा दबा ऐसा हो जाता है ना। तो ये आपका क्या होता है, विंड पाइप है, क्योंकि आप गर्दन दबाओगे तो आपका हवा रुक रहा है, यहां से ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो आपको सफोकेशन होने लगता है। इसके पीछे प्रेजेंट है आपका फूड पाइप, ये पाइप के जस्ट पीछे प्रेजेंट होगा, अंदर की तरफ से दिखाई नहीं देगा, यहां से अंदर की तरफ से प्रेजेंट है, वो है आपका फूड पाइप। और फूड पाइप को ही कहते हैं इसोफेगस। क्या है ये, फूड पाइप, यहां पे लिखता हूं, क्या ये
फूड पाइप, जहां से खाना आपके स्टमक में जाता है। तो जो भी आपने माउथ से खाना खाया, स्वैलो किया, स्वैलो करने के बाद पहले कहां गया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के अंदर गया तो एपिग्लोटिस करके एक दरवाजा था, वो दरवाजा ओपन हो गया और सीधा कहां चला गया वो खाना, इसोफेगस में, फूड पाइप में चला गया। अब वो फूड पाइप से धीरे धीरे वो नीचे ट्रैवल करेगा। तो उसमें क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस मतलब क्या होता है, एक तरीके से एक स्लिप खाने के लिए, मतलब खाना जो होता है वो अटक के ना जाए, धीरे धीरे स्मूथली स्लाइड होते होते, ठीक है ना, धीरे धीरे स्लाइड होते होते नीचे आ जाए। और आपको बता दूं ये जो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसोफिगस का जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर है, देखो इतना बड़ा है, ठीक है ना, लगभग ये 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, इससे और बड़ा होता है, यहां तक आता है, यहां से यहां तक, तो 25 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। और कहां से पास होता है, अंदर की तरफ से ट्रेकिया के जस्ट यहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पीछे प्रेजेंट होता है। ये हमारा ये जो फूड पाइप है, सॉरी विंड पाइप है ना, ये विंड पाइप मतलब आगे ये ट्रेकिया में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, तो ट्रेकिया के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है। और वो कहां पे जाता है, उसका ओपनिंग, इसोफेगस का ओपनिंग स्टमक के अंदर होता है, लंग्स के अंदर नहीं होता है। जो विंड पाइप होता है, जो ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, विंड पाइप का ओपनिंग लंग्स में होता है, लेकिन ये फूड पाइप है यानी इसोफेगस है, इसोफेगस का ओपनिंग स्टमक में खुलता है जाके और स्टमक में खाना पहुंचता है। इस प्रकार से ये चीज आपको ध्यान में रखना है। किससे बना है, सर्कुलर मसल से बना रहता है और इसमें भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। आपने खाना खाया, कॉन्ट्रैक्ट किया, खाना आगे गया, फिर रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते करते धीरे धीरे वो खाने को कहां भेज देता है, स्टमक के पास भेज देता है। अब कहां आ गया, खाना जो होगा वो स्टमक के पास आ गया। अब स्टमक में आने के बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारा स्टमक, ठीक है। स्टमक में आने के बाद जो खाना होता है, तो स्टमक जो होता है वो जनरली जे शेप का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली दिखता तो जे शेप जैसा नहीं है, लेकिन जे शेप का एक मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा का पूरा मसल से बना, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना, जे शेप का होता है। और ये भी लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है, 25 से लेके 30 सेंटीमीटर तक का आपका जो पेट होता है, जिसको बोलते हैं ना, छोटा सा थैली होता है आपके अंदर, पेट, ठीक है, स्टमक जो होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। तो यहां पे जो चीजें हैं वो ध्यान रखो, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पे, जो कि हमारा अगला स्टमक का जो पार्ट चल रहा था, इसमें आपको दो चीज फोकस करने की बात है। 25 से 30 सेंटीमीटर का होता है, तो ये जो है आपका डिवाइड करता है अपर रीजन को, लोअर रीजन को भी, मतलब पेट जो है आपका, इसके ऊपर आप देखोगे तो ये चेस्ट का पोर्शन, थोरैसिक केज आ जाता है, लंग्स का पोर्शन आ जाता है, उसके नीचे आप देखोगे तो इंटेस्टाइन शुरू होता है। फिर स्टमक के बाद अगर आप देखोगे तो स्टमक के बाद ही आपका बहुत सारी चीजें आ जाती है, और इसमें भी कई सारे हिस्से हैं स्टमक के अंदर, जैसे कि आपका ऊपर का पार्ट जो फंडस आता है। और एक चीज बता दूं, जब स्टमक ओपन होता है ना, जब इसोफेगस से खाना नीचे आए तो स्टमक में क्या होता है, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, उसमें भी एक दरवाजा होता है, ओपन करके वो आता है स्टमक के अंदर। खाना एक बार वहां पे आ गया तो उसके बाद फंडस आ जाता है, ठीक है, बॉडी आ जाता है। फिर उसके बाद ये सब चीज होने के बाद स्टमक के अंदर डाइजेशन वगैरह का प्रोसेस शुरू हो जाता है, मिक्सन वगैरह शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो जाता है किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और आप जानते हो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअल में बड़ा होता है साइज में, तो इसके हिसाब से बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन का लगभग होता है 6 मीटर लंबा। बोलने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्यों, क्योंकि पतला होता है लेकिन लेंथ वाइज बड़ा होता है, तो 6 मीटर लंबा होता है। और लगभग इसका जो चौड़ाई होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है, 6 मीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और इसके अंदर क्या हो जाता है ना, लगभग 3 हिस्सा आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 3 हिस्सा आ जाता है, डिओडिनम, जेओजेनम, याद रखना, ठीक है ना, डिओडिनम होता है, जेजुनम होता है, ठीक है, डिओडिनम, जेजुनम, और उसके अलावा तीसरा जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं इलियम। ये 3 हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, अलग अलग प्रोसेस होता है, उसमें माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके फूड मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड में मिक्स करके आगे भेज देते हैं। और लास्ट का जो पार्ट है आपका, जो कि है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लास्ट का पार्ट जो है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गुजर गया, डिओडिनम, जेजुनम, इलियम में आ गया, फिर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, जो भी उसके अंदर भी 2 पार्ट है, कौन सा, कोलॉन और रेक्टम, याद रखना, एक होता है कोलॉन, दूसरा होता है रेक्टम। तो ये दोनों पार्ट में से गुजरता है। और लास्ट में रेक्टम एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, डाइजेशन होने के बाद वेस्ट प्रोडक्ट वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जब भी हमें प्रेशर महसूस होता है तो हम उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं वॉशरूम में जाके, ठीक है, उसी को फीकल मैटर भी कहते हैं, ठीक है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको फीकल मैटर कहते हैं। और वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, एनस के थ्रू। लास्ट का ऑर्गन है हमारा एनस, जिसमें से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, उसको एनस बोलते हैं। तो यही सब चीज है, पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता चुका हूं कि आपका पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें सलाइवरी ग्लैंड्स भी शामिल हो जाते हैं, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सा रिवीजन शॉर्टकट तरीके से पढ़ा है, बहुत ज्यादा भी डीप में नहीं किया हूं, क्योंकि हम एससीआर पढ़ा रहे, शॉर्टकट रिवीजन पढ़ा रहे, बाकी चीजें हमने सब रेगुलर लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया हुआ है। आप बस ध्यान लगा के पढ़ाई करते रहो। जितना भी हमसे बन पड़ रहा है दोस्तों, आप लोगों के लिए कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये आप एग्जाम फाइनल एक बार खत्म कर दो और आपने आगे के स्टैंडर्ड में मूव ऑन हो जाओ, उसमें आपके लिए ऐसी ऐसी बेहतरीन चीजें आएगी, इतने क्वालिटी के साथ, पूरा तरीका ही चेंज हो जाएगा, पढ़ाने का मजा आएगा। पढ़ाने में टेंशन मत लेना, बस आप हमारे साथ जुड़े रहो और चीजें
बेहतर होती रहेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। कैसा लगा हमारा ये एससीआर का आज का वीडियो आपके लिए बायोलॉजी का, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके शेयर करो दोस्तों। एंड फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।